वेलकम टू जीके क्लासेस। आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ और आप इस सेशन से जो है देख सकते हैं कि जो पिछली की क्लासेस हैं उसमें से आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो मैं रिविजन में भी लेकर आई हूँ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको डेली जो है नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और इस क्लास की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और डेली आपको PDF वहां से आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी आपने अभी तक कर ही लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज असत्य को पहचानिए। तो देखिए इसमें के जो चारों ऑप्शन है ये आपको आ रहा होगा क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, इसमें एक दो क्वेश्चन ही नए हैं। और ये जो असत्य वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही है कि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको 5 अलग क्वेश्चन जो है याद करा दूं। तो देखिए गलत वाला आपको बताना है। तो सबसे पहले जो बंगाल के पहले गवर्नर हैं ये मैंने आपको बताया था, वो हैं क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव हैं और बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल हैं वो कौन है, वो भी याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं वो बंगाल के जो हैं पहले गवर्नर जनरल हैं और बंगाल के पहले गवर्नर जो हैं क्लाइव हैं। और अगर ये पूछे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, भारत के जो फर्स्ट पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है विलियम बेंटिक। ये नाम याद रखिएगा, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है वो भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल हैं और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और भारत के जो है पहले जो वायसराय हैं और वही जो है अंतिम भी वायसराय थे वो कौन है, कैनिंग। ये भी नाम आप याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। इसके जनक कौन है, तो इसके जनक जो है मैकेंजी नहीं है, ये है कॉर्नवालिस। ये गलत है, इसमें इसके हैं कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है वो परमानेंट सेटलमेंट के क्या है, फादर हैं, उनके जनक हैं कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। और मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, ये किसके हैं, तो देखिए दो चीजें मैं आपको बताती हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है कि एक तो पूछा जाता है कि जो रैयतवाड़ी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रैयतवाड़ी है इसके कौन है, इसके हैं रीड मुनरो। रीड और मुनरो जो है ये रैयतवाड़ी के हैं। और जो मैकेंजी हैं, ये जो हॉल्ट मैकेंजी हैं, मैकेंजी ये किसके हैं, महलवाड़ी। महलवाड़ी के जनक कौन है, तो वो है महलवाड़ी के जनक है मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, और रैयतवाड़ी के हैं रीड मुनरो। तो ये तीनों जो है आप याद रखिएगा, आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो ये रहा इसका आंसर और इसमें से यही गलत है, बाकी सारे इसमें सही है। और देखिए वैज्ञानिक आधार पर जनसंख्या, ये रिपन के समय पर स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर ये पूछे कि सबसे पहली बार जो है जनसंख्या किसके जो है काल में स्टार्ट हुआ था, तो वो मेयो के काल में, बट वैज्ञानिक आधार पर जो जनसंख्या है वो रिपन के काल पे। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, सबसे पहली जनसंख्या मेयो के काल में बट वैज्ञानिक आधार पर जनसंख्या रिपन के काल में। एंड डी, समाचार पत्रों के जो मुक्तिदाता हैं वो है मैटकॉफ। मैटकॉफ जो है वो समाचार पत्रों के मुक्तिदाता हैं। तो इसमें ये सारे सही हैं, बस कौन सा गलत है, ये ऑप्शन नंबर बी। और एक क्वेश्चन और आपको बताना चाहूंगी कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के जो जनक है वो कौन है, तो वो है लिटन। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। तो इसके जो जनक हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वो है लिटन। तो आइए एक बार में हम चारों जो है ऑप्शन जो है देखते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जो है क्लाइव हैं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं विलियम बेंटिक, भारत के पहले वायसराय कैनिंग। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के जनक हैं कॉर्नवालिस, वैज्ञानिक आधार पर जनसंख्या रिपन, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता मैटकॉफ। ये सारी बातें मैंने आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और वीडियो पसंद आए तो आप इसे स्टडी से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे जरूर शेयर किया करो, सो दैट जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी इस क्लासेस की जो है बेनिफिट मिल सके। और हमेशा की तरह आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको लगता होगा कि मैं सच में मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, असुमेलित की पहचान कीजिए। तो देखिए इसका मतलब इसमें से कौन सा वाला जो है सही जो है मैचिंग नहीं है। असुमेलित का मतलब वही होता है कि किसका जो मिलान है, मैचिंग है, वो सही नहीं है। तो देखिए जो पारसेक होता है, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो पारसेक है और एक प्रकाश वर्ष, ये दोनों जो हैं किसके मात्रक हैं, दूरी के मात्रक हैं। बट अगर पूछे कि दूरी की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरी की जो सबसे बड़ी, दूरी की जो है सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो होती है पारसेक। तो याद रखिएगा दोनों प्रकाश, पारसेक और प्रकाश वर्ष। अगर सिर्फ वर्ष दिया रहेगा, वर्ष, तब ये समय होगा। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सिर्फ वर्ष दिया रहेगा देन वो समय होगा, बट अगर प्रकाश वर्ष लिखा रहेगा तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है और पारसेक भी दूरी का ही मात्रक है। बट इन दोनों में जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई वो कौन है, तो वो है पारसेक, याद रखिएगा। और पास्कल, इसी से पास्कल है वो किसका है, ये किसकी इकाई है, तो ये है दाब की, याद रखिएगा। पास्कल जो है ये दाब की इकाई है। तो ये था, ये तो इसमें सही है। एंड जो ओम है वो प्रतिरोध का मात्रक है, ये भी सही है। जूल या फिर कैलोरी जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, ये भी सही है। और ये देखिए ये जो डी है एम्पियर, एम्पियर में क्या है कि एम्पियर और ये कुलाम, ये दोनों बता रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक है। ये गलत है क्योंकि जो एम्पियर है, एम्पियर जो है इसका मात्रक क्या होता है, तो ये है विद्युत धारा का मात्रक। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। और विद्युत धारा क्या होता है, तो आवेश के बहने की दर को, आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और इसका मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक कुलाम। तो देखिए इस वजह से ये गलत हो गया है क्योंकि इसमें बता रहा है कि एम्पियर और कुलाम जो है विद्युत धारा के मात्रक है, ये इसमें रॉन्ग है। और ये भी याद रखिएगा कि एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। और इस विद्युत धारा जो है, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विद्युत धारा। और आवेश का मात्रक है कुलाम। तो ये तीनों सही है। इसमें केवल जो है ऑप्शन नंबर डी, ये इसमें रॉन्ग है। और एक चीज जो मैंने आपको बताया, याद रखिएगा दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, क्या है वो, पारसेक। और पास्कल जो है दाब की इकाई है। और वॉट, ये किसकी इकाई है, ये है शक्ति की। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो इसमें यह बताना है कि जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो वो है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये क्या करता है, भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, याद रखिएगा। और इसी को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी, ये भी याद रखिएगा। इसको कहते हैं, जिब्राल्टर संधि को भूमध्य सागर की कुंजी। भूमध्य सागर की जो कुंजी है ये है जिब्राल्टर जल संधि, तो याद रखिएगा। और जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर तो पता नहीं कितनी बार पूछा होगा और आप सबको पता भी होगा। जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। ये भूमध्य सागर से लाल सागर, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाली कौन सी है, वो है स्वेज नहर। और युकाटन चैनल, युकाटन चैनल जो है ये क्या करता है, ये मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है, याद रखिएगा। ये मैक्सिको, मैक्सिको और क्यूबा, मैक्सिको और जो क्यूबा है इनको अलग करने वाला कौन सा है, तो वो है युकाटन चैनल। और जिब्राल्टर जल संधि मैंने आपको बताया भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। और कर्च जल संधि, ये कर्च है, देखिए कर्च जल संधि, जो कर्च जल संधि है ये काला सागर और ओजेव सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। इसे भी मैं लिख देती हूं, काला सागर, काला सागर और जो ओजेव सागर है, काला सागर और ओजेव सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो वो है कर्च जल संधि। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सी जल संधि जो है भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि। बाकी के तीन जो है ये भी मैंने आपको बता दिया।
कि स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। युकाटन चैनल जो है मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। एंड कर्च जल संधि जो है काला सागर और ओजेव सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, असत्य को पहचानिए। इसमें से आपको बताना है रॉन्ग वाला, गलत वाला कौन सा है, ये आपको बताना है। 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो देखिए, सांची का स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और इसे किसने बनवाया? सम्राट अशोक। ये भी याद रखिएगा, जो सांची का स्तूप है ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो सांची का स्तूप जो है सम्राट अशोक के द्वारा मध्य प्रदेश में ये बनाया गया है। तो ये सही है, ये राइट है। इसमें दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है, ये सही है। और राजस्थान में कहां पर? माउंट आबू सिरोही, ये नाम याद रखिएगा। माउंट आबू सिरोही के अंदर जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है किसको समर्पित है? तो ये है जैन मंदिर से रिलेटेड है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू सिरोही के अंदर ये स्थित है। एंड ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा जिसे क्या बोलते हैं? सूर्य मंदिर, कोणार्क में है ये आप सबको पता है। सूर्य मंदिर, ये सूर्य मंदिर है, कहां पर है? कोणार्क में। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। और किस वंश के द्वारा बनवाया गया ये भी पूछता है, तो गंग वंश के द्वारा। जो ब्लैक पैगोडा है ये गंग वंश के द्वारा बनवाया गया है। और किसके द्वारा? नरसिंह देव फर्स्ट, ये नाम याद रखिएगा, नरसिंह देव फर्स्ट। तो ब्लैक पैगोडा जो है सूर्य मंदिर है और इसे सूर्य मंदिर बोलते हैं, कोणार्क में स्थित है। गंग वंश के द्वारा नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। तो ये भी इसमें सही है। और बाकी जो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट थे वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी ऐसे पूछता भी है। आप सबको पता है कि जो ब्लैक पैगोडा है वो किसके द्वारा? तो नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया है। एंडी बीबी का मकबरा, तो ये सबको पता है, जो बीबी का मकबरा है ये ताजमहल की भद्दी नकल है। और बीबी का जो मकबरा है ये दिल्ली में नहीं, ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसे बनवाया गया है औरंगजेब। इसको किसने बनवाया है? औरंगजेब ने। तो बीबी का जो मकबरा है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और इसको जो है औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें देखिए गलत आपको क्या बताना था? इसमें आपको बताना है कि जो रॉन्ग है, गलत वाला है, वो हमें बताना है। तो इसमें गलत यही है, बीबी का मकबरा। बाकी ये जो तीनों हैं ये सही हैं। और इन तीनों से रिलेटेड भी जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो भी आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, असत्य को पहचानिए। तो इसमें भी आपको क्या बताना है कि गलत वाला कौन सा है? गलत वाला आपको एक इसमें बताना है। तो गलत वाला आप तभी बता सकते हो जब आपको जो है बाकी के 3 ऑप्शन आपको आते हो। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए। और जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उसको अगर आप पढ़िए और एक दिन जो है उसका पूरा जो मैं PDF आपको देती हूँ उसके थ्रू देखिए कि आपको उसमें से कितना आ रहा है। तो PDF डाउनलोड करके आप अपना खुद का भी जो है एनालिसिस आप खुद कर सकते हो। सो आप पूरी क्लासेस देखिए, उसके बाद देखिए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन खुद से आ रहे थे और जो नहीं आ रहे थे उसको क्या कीजिए, याद कीजिए। और हर 2-3 दिन पे उसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा है 100 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़िए। तो आप कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। तो ये देखिए इसमें भी आपको बताना है कि गलत वाला कौन सा है। तो इसमें हमें आप सबको पता है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना वो कब हुई थी? 1885, 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना जो है हुई थी। और उस टाइम पे उसके अध्यक्ष मतलब उस टाइम पे कौन थे? तो वो थे डफरिन उस टाइम पे थे। डफरिन के समय में ही जो कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई थी 1885 में, याद रखिएगा। और ये कांग्रेस की स्थापना का जो ये डेट है ये भी पूछता है कि कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना? तो 1885 में डफरिन के काल में हुई थी। असहयोग आंदोलन जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था चैम्सफोर्ड के समय पे। और इसी आंदोलन के द्वारा जो है चौरी चौरा घटना है, ये भी याद रखिएगा। चौरी चौरा घटना
चौरी चौरा जो घटना है उसे समाप्त कर दिया गया था इसी के द्वारा। और ये कब हुई थी? चौरी चौरा जो घटना है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये मैंने आपको बताया है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश 5 फरवरी 1922 की ये घटना है, याद रखिएगा। क्योंकि चौरी चौरा जो है इसका ये डेट भी पूछता है कि ये घटना कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट हुआ था चैम्सफोर्ड के टाइम पे, और इसी आंदोलन के बाद जो है चौरी चौरा घटना को समाप्त किया गया। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन ये किसके समय पे हुआ था? तो ये माउंटबेटन के समय पे नहीं, ये हुआ था लिनलिथगो। ये किसके समय पर हुआ था? लिनलिथगो। तो ये नाम याद रखिएगा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये किसके काल में हुआ था? तो लिनलिथगो, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 का है, और ये लिनलिथगो के समय में जो है ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और ये जो माउंटबेटन है इसको मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताया है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो माउंटबेटन की योजना कब की योजना है, तो ये आपको मैंने हमेशा हर क्वेश्चन जब भी मैं पढ़ाती हूँ इससे रिलेटेड तो एक बार मैं आपको जरूर बताती हूँ। तो ये ऐसे भी पूछता है कि जो 3 जून की योजना है, 3 जून की योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है माउंटबेटन। माउंटबेटन जो योजना है वो 3 जून की योजना है, और इसी में बोला गया था कि जो भारत है उसको आज़ाद करना है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, 3 जून की योजना माउंटबेटन है, और इसमें बोला गया था इसी योजना में कि भारत को आज़ाद करना है। तो ये गलत है और ये दोनों सही हैं। और देखिए डी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 से है। 1905 जब बंगाल का जो बंगाल के खिलाफ होता है, ये बंगाल विभाजन आपको पता ही है कि उस टाइम पे करजन थे, और स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 के टाइम पे स्टार्ट किया गया करजन के समय में, और ये बंगाल के खिलाफ होता है। तो ये भी इसमें सही है। इसमें गलत वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि ये हुआ था लिनलिथगो के टाइम पे, और माउंटबेटन जो योजना है वो है 3 जून की योजना। क्वेश्चन नंबर 6, असुमेलित की पहचान कीजिए। इसमें जो है कौन सा वाला है जिसकी मैचिंग जो है गलत है, मैचिंग रॉन्ग है, वो आपको बताना है। 3 सही होंगे, 1 गलत। तो देखिए जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट जो है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें? प्रकाश ऊर्जा में। यहां पर ऊर्जा होगा, वर्ष नहीं, ऊर्जा। तो जो ट्यूबलाइट है वो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है प्रकाश ऊर्जा में, ये राइट है। माइक जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये भी सही है। माइक जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये भी सही है। एंड सी, स्पीकर, स्पीकर जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये इसमें रॉन्ग है। क्योंकि जो स्पीकर है वो क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा को जो है किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और इसमें ये उल्टा लिखा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, ऐसा लगता है कि इसमें चारों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये चारों ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा करने से पहले, क्योंकि ऐसा लगता है जब हम एग्जाम में करने बैठते हैं तो उस टाइम एग्जाम का तो प्रेशर अलग से होता है, बट ऐसा लगता है कि जो चारों ऑप्शन है वो चारों के चारों सही हैं, बट नहीं। इसमें देखिए ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, माइक ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, एंड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यही इसमें गलत है, बाकी जो है चारों सही है। एंड डी, प्रकाश संश्लेषण, आप सबको पता है ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य की रोशनी में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, और ये भोजन जो है किस रूप में संचित होता है? तो वो होता है स्टार्च के रूप में संचित होता है, और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट इसमें से तीनों जो है सही है, और ये वाला इसमें गलत है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेल्स घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? तो इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हैं, इन चारों का मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वाला कहाँ पर घास का मैदान पाया जाता है। तो देखिए जो अर्जेंटीना है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान होते हैं? तो अर्जेंटीना में होता है पंपाज। अर्जेंटीना में जो है पंपाज घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स,
ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? डाउन्स। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। और मैंने आपको बताया है कि अगर ये पूछे कि ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो ये भी पॉइंट आप ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा। इन दोनों के घास के मैदान देखिए, अर्जेंटीना का पंपास है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है। एंड दूसरा देखते हैं वेनेजुएला। जो वेनेजुएला है इसका जो घास का मैदान है वो कौन सा है? तो देखिए जो वेनेजुएला है इसके घास के मैदान को बोलते हैं लानोज। लानोज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं वेनेजुएला में। और वेल्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? जो क्वेश्चन पूछा था, वेल्स घास के मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये इसका जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी ये इसका राइट आंसर है। देखिए एक बार ऑप्शन में आपको दिखाती हूँ। वेल्स घास के मैदान कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान है? पंपाज। ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स। वेनेजुएला में है लानोज। एंड दक्षिण अफ्रीका में है कौन सा है? वो मैंने अभी आपको बताया, दक्षिण अफ्रीका में जो है वेल्स घास के मैदान। याद रखिएगा, वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। समुद्रगुप्त के संदर्भ में असत्य को पहचानिए। समुद्रगुप्त से रिलेटेड कौन सा वाला जो पॉइंट है वो गलत है, आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो समुद्रगुप्त है इनके समय में जो है एक फेमस प्रशस्ति है, एक प्रसिद्ध प्रशस्ति है। कौन सी है? एक फेमस प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति। जो फेमस प्रशस्ति है वो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति है। और इसकी जो रचना है प्रयाग प्रशस्ति की, इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई है? तो वो की गई है हरिसेन। हरिसेन के द्वारा। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है किसके द्वारा की गई है? तो हरिसेन के द्वारा की गई है। और किसके समय की है? तो समुद्रगुप्त के समय की है। तो समुद्रगुप्त के समय में एक फेमस प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना जो है हरिसेन के द्वारा की गई है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। समुद्रगुप्त के रिलेटेड में आपको बताना है। तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। आपको पता है ये क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और किसने कहा? तो विंसेंट स्मिथ ने। प्रयाग प्रशस्ति रचना जो है बाणभट्ट ने की है? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है किसके द्वारा की गई है? हरिसेन के द्वारा। हरिसेन के द्वारा की गई है, बाणभट्ट के द्वारा नहीं। बाणभट्ट जो है वो किसके दरबार में कवि थे? तो ये थे हर्षवर्धन। ये भी पूछता है कि हर्षवर्धन के दरबार में कवि कौन थे? तो वो थे बाणभट्ट, हर्षवर्धन। और इनके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा जो है कौन सी रचना की गई है? तो आपको मैंने कल बताया था कादम्बरी, और एक आज और बताती हूं, कादम्बरी और रत्नावली। कादम्बरी और रत्नावली जो है वो किसकी रचना है? तो वो है बाणभट्ट की। और बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में थे। तो ये इसमें गलत है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। और समुद्रगुप्त जो है वीणा वादक थे। जो सिक्के थे उस पे जो है ये पाया गया कि समुद्रगुप्त का जो है फोटो वो वीणा के साथ था। एंड समुद्रगुप्त जो है वीणा वादक थे, ये भी इसमें सही है। एंड डी, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, ये भी इसमें सही है। तो गलत वाला कौन सा है? ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना बाणभट्ट ने नहीं, हरिसेन ने की है। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। और इन्होंने किसकी रचना की है? कादम्बरी और रत्नावली की। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। असत्य को पहचानिए। आपको इसमें बताना है कि गलत वाला कौन सा है। और देखिए जब भी मैं आपको रॉन्ग वाले क्वेश्चन कराती हूँ तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको एक क्वेश्चन के थ्रू जो है 5 अलग क्वेश्चन जो है याद हो जाते हैं। तो मेरा मोटिव सिर्फ यही रहता है कि जितना ज़्यादा हो सके आपको मैं सिखाऊं। तो इसमें देखिए आपको बताना तो एक है कि गलत वाला कौन सा है, बट उसके साथ आपको 4 जो है अलग से नए क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, हाँ ये सही है। और इन्हीं से क्या है? आर्य समाज के संस्थापक। ये भी पूछता है आपको, अगर आपने पेपर दिया होगा यूपी टेट का SST वाला या फिर
सीटेट का एसएसटी या जो जिसमें भी सोशल साइंस पूछा जाता है एसएसटी से रिलेटेड, उसमें कितनी बार पूछा गया है, मैचिंग में भी पूछा गया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती, और इनका जो है किसके लेखक है, सत्यार्थ प्रकाश, तो ये इसमें सही है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, ये एकदम राइट है। कॉमनवेल्थ जो है किसकी पत्रिका है, एनी बेसेंट की है। और मैंने आपको बताया है कि कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो है एनी बेसेंट। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो है सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर का अधिवेशन, तो ये इसमें राइट है। प्रबुद्ध भारत राजा राम मोहन राय के द्वारा, नहीं ये गलत है। प्रबुद्ध भारत जो है ये किसकी पत्रिका है, तो ये है स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद की जो पत्रिका है वो कौन सी है, तो वो है प्रबुद्ध भारत। विवेकानंद की जो पत्रिका है वो प्रबुद्ध भारत है। और ये किसके संस्थापक हैं, तो रामकृष्ण मिशन, याद रखिएगा जो रामकृष्ण मिशन है, ये भी पूछता है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, तो वो है स्वामी विवेकानंद, और इनकी फेमस पत्रिका है ये प्रबुद्ध भारत। तो ये इसमें गलत है क्योंकि यहाँ पर राजा राम मोहन राय दिया है, तो राजा राम मोहन राय नहीं होगा, इसका क्या होगा, स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन ये भी याद रखिएगा। एनडी गुलामगिरी, गुलामगिरी ये भी सही है, ज्योतिबा फूले, और इन्हीं के द्वारा मैंने आपको बताया था जो सत्य शोधक समाज है, मैं आपका साथ में रिवीजन भी करा रही हूँ, जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, सत्य शोधक समाज की भी स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई, और इनकी पत्रिका जो है गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फूले, तो ये राइट है। इसमें से गलत वाला कौन सा है, ये तो देखिए एक बार मैं आपको बताती हूँ, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज असुमेलित की पहचान कीजिए। असुमेलित की पहचान करना है, आपको बताना है कि इसमें से जो है किसका जो रिलेशन है वो सही है, कौन सा वाला जो है इसमें असुमेलित की पहचान कीजिए में आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा वाला गलत है, आपको गलत वाला बताना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को कि इसमें किसका मिलान जो है गलत किया गया है, मतलब किसकी जो बात है वो उससे मैच नहीं खा रही है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, प्रकाश की जो चाल है वो सर्वाधिक किस में होती है, निर्वात में। निर्वात का मतलब वैक्यूम, निर्वात को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। तो प्रकाश की जो चाल है आपको पता ही होगा कितनी, ये आप तो 10 से ही आपको पढ़ा दिया जाता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, इस पे न्यूमेरिकल भी करने होते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है, ये इसमें सही है। एंड बी, ध्वनि की जो चाल है सर्वाधिक निर्वात में होती है, तो ये इसमें गलत है क्योंकि ध्वनि की जो चाल है वो निर्वात में नहीं होती है। ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ये किस में होती है, ठोस में होती है, सॉलिड में, सॉलिड में होती है। और हाँ, इससे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो प्रकाश की चाल है वो सर्वाधिक निर्वात में होती है और सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम होती है ये ठोस में, सॉलिड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। तो सबसे कम ये ठोस में होती है और सबसे अधिक निर्वात में होती है। और जो ध्वनि की चाल है वो सर्वाधिक ठोस में होती है, ये इसमें गलत दिया हुआ है। इसी वजह से जो ये है इसका जो असुमेलित, इसका देखिए इसका जो मैचिंग है वो इस चीज़ से सही नहीं है, ये इसमें गलत है। एंड सी, तारों का टिमटिमाना, जल में डूबी वस्तु मुड़ा दिखाई देना, ये अपवर्तन के उदाहरण है, ये भी सही है। एंड डी, हीरे का चमकना, मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैंने आपको ये बताया भी था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये इसके उदाहरण है, तो हाँ ये सही है क्योंकि हीरे का जो चमकना है, मृग मरीचिका है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। और ये जो मृग मरीचिका है, मृग मरीचिका का मतलब होता है कि जो मरुस्थल है, मरुस्थल हो गया या सड़क, मरुस्थल सड़क पर जो है पानी का आभास होना, ऐसा लगना कि थोड़े दूर पे आप चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पानी है, फिर वहाँ पर पानी नहीं होगा, फिर आप थोड़े दूर चलेंगे तो ऐसा आभास होगा कि पानी है, तो इसी को बोलते हैं मृग मरीचिका, मरुस्थल या सड़क पर पानी का आभास। तो ये इसमें राइट है। इसमें गलत कौन सा है, तो ये जो है बी गलत है। चलिए एक बार जो है मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। प्रकाश की चाल सर्वाधिक
निर्वात में होती है और सबसे कम ठोस में होती है, सॉलिड में होती है। ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक कहाँ किस में होती है, ठोस में होती है। तारों का टिमटिमाना, जल में डूबी वस्तु जो है मुड़ा दिखाई देना, ये अपवर्तन के उदाहरण है। हीरे का चमकना, मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके एग्जाम्पल है, तो ये भी इसमें सही है। और मृग मरीचिका का मतलब मरुस्थल या सड़क पर जो है पानी का आभास होना, ऐसा प्रतीत होना कि जो आगे है वो पानी है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको ऐसा फील तो हुआ ही होगा कि जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाती हूँ वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ कि चाहे आप कितनी भी पढ़ लीजिए, कितनी भी किताबें पढ़ के ख़त्म कर दीजिए, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो वो सब बेकार है। क्योंकि एक टाइम पे क्या होता है कि पीछे का जो भी पढ़ा हुआ है वो सब भूलता जाता है। तो आप ऐसा कीजिए कि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उसको कोई भी एक दिन, चाहे संडे हो गया, कोई भी जो भी आपको सुटेबल हो, उस दिन आप उसका पूरा रिवीजन कीजिए और टेस्ट जो है देते रहिए। मेरे पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आप एक बार एनालाइज कर सकते हैं कि आपको इसमें से कितना आ रहा है कितना नहीं। तो ये था आज का हमारा सेशन। ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे क्लासेस जो है मैं आपको डेली पढ़ाती रहूँगी। और अगर आप कुछ मुझे एडवाइस करना चाहते हो, किसी और टॉपिक पे पढ़ना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट या कुछ एक्स्ट्रा आपको पूछना होता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगी। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगी इस सीरीज़ में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएगा। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।